क्या इंडिया वाकई कराची पर हमले का सोच रहा है? क्या भारत ने अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की पोर्ट सिटी को चुन लिया है? क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 कराची से शुरू करने वाला है? क्या पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया के लिए आसान टारगेट है? भारत ने इस बार एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाने की बात क्यों नहीं की? भारत ने अगर कराची को टारगेट किया तो पाकिस्तान आर्मी का रिस्पॉन्स क्या हो? क्या भारत अपने मिस एडवेंचर से कश्मीर और सियाचिन की तरह एक और फ्लैश पॉइंट को तो हाईलाइट नहीं करने वाला? कराची और सरक्रीक का आपस में क्या ताल्लुक है और सरक्रीक का इशू क्या है? ये बॉर्डर दोनों मुल्कों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की वीडियो में हम इन तमाम अहम सवालात पर बात करेंगे। वो सवालात जो भारतीय होम मिनिस्टर के बयान के बाद से पैदा हुए हैं। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, वो सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए पहले राजनाथ सिंह की सुनते हैं, फिर अपनी कुछ कहते हैं। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। ये गुफ्तगू सुनी आपने, कराची पर हमले की खुली धमकी। मगर ये धमकी देने से पहले लगता है राजनाथ कच्छ के शहर कंडला को भूल गए। अगर कराची का एक रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है तो भारतीय गुजरात के शहर कंडला का रास्ता भी तो सरक्रीक से होकर ही जाता है। और कराची की तरह वहां भी बड़ी पोर्ट है जो भारत के लिए इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। ये पोर्ट पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर है, इसलिए भारत को यह बात भी याद रखनी होगी कि अगर उसने कराची या पोर्ट कासिम पर कोई अटैक किया तो पाकिस्तान का काउंटर स्ट्राइक कंडला बल्कि इससे भी बहुत आगे तक जा सकता है। बहरहाल राजनाथ सिंह की धमकी नई नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के साथ जो हुआ वो तो पूरी दुनिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया। इस नाकामी के बाद भी राजनाथ ने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत की नेवी के जरिए होगा, यानी अगली बार पहला वार उनकी नेवी करेगी। इस पर यही कहा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स कुछ ना कर सकी तो भारतीय सरकार ने नेवी से उम्मीदें लगा ली। आइए अब ये समझते हैं कि ये सरक्रीक है क्या, जिस पर भारतीय इंटीरियर मिनिस्टर ने डायरेक्ट कराची पर हमले की धमकी दे डाली। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। दरअसल पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ कश्मीर या सियाचिन का ही इशू नहीं, सरक्रीक भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये कोई आज का नहीं, एक सदी पुराना है। जी हां, 100 साल बल्कि इससे भी ज्यादा। उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत एक ही मुल्क थे तब भी सूबे सिंध और रियासत कच्छ के दरमियान इस पर झगड़ा चल रहा था। सरक्रीक और इसके मसले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इससे भी कम लोग सरक्रीक की अहमियत से वाकिफ हैं। शायद इसलिए कि इस पर कभी इतनी तवज्जो ही नहीं दी गई, लेकिन आपके लिए यह सब जानना बहुत जरूरी है। क्रीक दरअसल पानी के उस रास्ते को कहते हैं जो किसी दरिया, समंदर या झील से निकलता है। सरक्रीक अरेबियन सी के किनारे पर 96 किलोमीटर तवील एक पट्टी है जिसमें कभी समंदर का पानी बहता है तो कभी कीचड़ भरा रहता है। यहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। यह पाकिस्तान के सूबे सिंध और भारतीय रियासत गुजरात के बिल्कुल बीच में है। ब्रिटिश दौर में सिंध और कच्छ के इलाके की हदबंदी के लिए एक बरतानवी अफसर सर रिचर्ड ने इस इलाके का सर्वे किया था, इसलिए इसे पहले सर रिचर्ड क्रीक और फिर सिर्फ सरक्रीक कहा जाने लगा। यहां से दरिया सिंध का पानी समंदर में गिरता है, मगर जब समंदर में हाई टाइड हो तो समंदर का पानी वापस दरिया में सरक्रीक की तरफ बढ़ने लगता है। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो पाकिस्तान और भारत दोनों ने सरक्रीक ही को बॉर्डर तस्लीम कर लिया था। ज्योग्राफिकली देखें तो सरक्रीक सूबे सिंध का हिस्सा है, इसीलिए पाकिस्तान कहता है कि सरक्रीक का पूरा इलाका इसकी मलकियत है। भारत इस बात को नहीं मानता। वो दावा करता है कि इसका बॉर्डर सरक्रीक के ऐन दरमियान से गुजरता है, यानी आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब ये झगड़ा क्यों पैदा हुआ, ये जरा गौर से सुनिए। इस झगड़े की असल वजह है 2 नक्शे, जिनमें एक 1914 में तैयार हुआ और दूसरा 1925 में। पाकिस्तान 1914 वाले नक्शे के मुताबिक सरक्रीक मसला हल करना चाहता है, जबकि भारत 1925 के नक्शे पर अड़ा हुआ है। अब ये सारी नक्शेबाजी समझने के लिए हमें ब्रिटिश दौर में वापस जाना होगा। 1843 में जनरल चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर कब्जा किया और उसे बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। उस जमाने में कच्छ खुद मुख्तार रियासत थी, यानी वो ब्रिटिश हुक्मरानों के मातहत तो थी मगर अपने फैसले खुद करने में आजाद थी। कच्छ रियासत अब भारतीय गुजरात में शामिल है। उस दौर में सरक्रीक में दरख्त बहुत थे
और ये कोई आम दरख्त ना थे। इनकी लकड़ी से छोटी कश्तियों से लेकर बड़े बड़े जहाज बना करते थे। कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी। इन दरख्तों की मलकियत के लिए रियासत कच्छ और सिंध इंतजामिया के दरमियान 1908 में एक मुआहदा हुआ कि कौन इस क्रीक के कितने हिस्से का मालिक है। लेकिन ये एक तिजारती मुआहदा था, सरहदी नहीं था, यानी इसमें इलाके की बाउंड्री तय नहीं की गई थी। लेकिन इस मुआहदे के बावजूद कच्छ और सिंध के दरमियान इख्तिलाफात जब खत्म ना हुए तो बंबई प्रेसिडेंसी ने एक्शन लिया और उसने 1914 में सर क्रीक का बाकायदा एक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया कि सर क्रीक का पूरा इलाका सिंध का हिस्सा है और उस पर रियासत कच्छ का कोई हक नहीं। पाकिस्तान जो आज पूरे सर क्रीक पर अपना दावा करता है, इसकी बुनियाद यही 1914 का नक्शा है। 1947 के बाद जब सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आया तो सर क्रीक भी पूरा उसे मिलना चाहिए। लेकिन 1925 में ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके का दोबारा नक्शा बनाया, लेकिन इस बार इसमें तब्दीली कर दी। तब्दीली यह थी कि सर क्रीक का आधा हिस्सा सिंध में दिखाया गया और आधा रियासत गुजरात से जोड़ दिया गया। भारत आज उसी 1925 वाले नक्शे पर अड़ा हुआ है कि सर क्रीक का आधा इलाका उसका है। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि 1914 का नक्शा कानूनी भी है और फाइनल भी, क्योंकि 1925 में जो नक्शा बना वो दरअसल एक सर्वे की बुनियाद पर बना था। इससे सर क्रीक की सरहदी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता था। सर क्रीक के दरमियान जो लाइन दिखाई गई है वो कोई सरहद नहीं बल्कि एक हाइड्रोग्राफिक फीचर था, यानी पानी की गहराई और इसके बहाव की निशानदही के लिए थी, ताकि मछेरों वगैरह को पता चल सके कि पानी कहां ज्यादा गहरा है। 1925 के नक्शे में मुस्तकिल सरहद के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए या भारत की साजिश, उसने उसी हाइड्रोग्राफिक लाइन को ही सरहद मान लिया और इसको बुनियाद बनाकर वो कहता है कि यही असल बाउंड्री। 1947 तक सब 1914 के नक्शे के मुताबिक ही चलते रहे, मगर भारत ने आजादी के फौरन बाद इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने लाख समझाया मगर वो भारत ही क्या जो बात समझे। दोनों मुल्कों ने 1956 से 1968 के दरमियान और बाद में भी इस इशू पर कई मुज़ाकरात किए, मगर कोई नतीजा ना निकला, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर जमे थे। साल 2000 में पाकिस्तान और भारत ने समुद्री कानून से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर साइन किए तो उन्हें पाबंद किया गया कि वो अपनी समुद्री हुदूद से मुतालिक झगड़ों के बारे में अपने अपने क्लेम 2009 तक जमा करा, वरना दोनों ममालिक के मुतनाज़े इलाके बैनुल-अक़वामी समंदर का हिस्सा तस्लीम कर दिए जाएंगे। साल 2006 में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इस पर क्यूबा के शहर हवाना में मुलाकात की और तय किया कि गैर जानिबदार माहिरीन से सर क्रीक और उसके आसपास के इलाके का जॉइंट सर्वे कराया जाए ताकि मसला हल हो। 2007 में यह सर्वे कराया गया और इसकी बुनियाद पर बनने वाले नक्शे एक दूसरे को दिए गए, लेकिन फिर नवंबर 2008 में मुंबई हमलों का वाकया पेश आ गया। इसे बहाना बनाकर भारत पीछे हट गया और सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। कहा जाता है कि मसला हल करने का यह बेहतरीन मौका था। ये इशू रिजॉल्व हो जाता तो उसके बाद सियाचिन और फिर कश्मीर का मसला हल होने के रास्ते भी खुल जाते, मगर अफसोस कि ऐसा ना हो सका। कश्मीर की तरह भारत सर क्रीक का मामला भी आलमी अदालत में ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि फैसला उसके खिलाफ ही आएगा। भारत चाहता है कि पहले इस इलाके की समुद्री हुदूद तय की जाए, इसके बाद सर क्रीक पर बात हो, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि पहले सर क्रीक का मसला हल किया जाए। अगर यह हो गया तो समुद्री हुदूद का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। दरअसल भारत कश्मीर की तरह सर क्रीक को भी पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। देखा जाए तो सर क्रीक कोई मसला है ही नहीं, बल्कि यह मामला तो एक सदी पहले ही 1914 में हल हो गया था। अब सवाल यह है कि यहां ऐसा क्या है जो पाकिस्तान और भारत पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन दरअसल सर क्रीक का इलाका सिर्फ 96 किलोमीटर है, मगर इसमें 250 से 300 किलोमीटर तक का समुद्री इलाका भी शामिल है। अगर पाकिस्तान को सर क्रीक का पूरा इलाका मिल जाता है तो समुद्री इलाका भी पूरा उसका हो जाएगा। अगर आधा भारत को दिया गया तो समुद्री हिस्सा भी इसी तरह तकसीम करके आधा भारत को देना पड़ेगा। माहिरीन का अंदाजा है कि यहाँ ऑयल और गैस के बड़े रिजर्व्स हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इसकी अहमियत की वजह है। आपने अक्सर इंडियन नेवी के हाथों पाकिस्तानी मछेरों के पकड़े जाने की खबरें देखी हों। ये गिरफ्तारियां भी ज्यादातर सर क्रीक ही के इलाके में होती। बेचारे माहीगीरों को पता ही नहीं चलता कि सर क्रीक के पानी का कितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कितने हिस्से पर भारत का कब्जा है। मछलियां पकड़ते हुए माहीगीर जरा सा इधर उधर की तरफ जाते हैं तो वहां इंडियन नेवी उन्हें पकड़ लेती है और फिर उन्हें कई कई महीनों या कई कई बरसों तक
कैद में रखा जाता है। बहरहाल भारत अपने दावे में समुद्री हुदूद का एक इंटरनेशनल उसूल भी पेश करता है जिसे थल वेग कहा जाता है। इसके तहत अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई दरिया या कोई बड़ा वाटर चैनल हो तो उसे दोनों मुल्कों के दरमियान आधा आधा तकसीम किया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मौकफ है कि थल वेग का उसूल ऐसे आबी रास्तों पर होता है जहां से जहाज या कश्तियों का गुजर हो। सरक्रीक ऐसा चैनल है ही नहीं, बल्कि ये तो वो जगह है जहां कभी समुद्री पानी भरा रहता है तो कभी ये पूरी दलदली पट्टी बन जाती है। अब सवाल यह है कि भारतीय वजीर दिफा को बैठे बिठाए अचानक इस मौजू पर मुंह खोलने की जरूरत क्यों पेश आई। 1990 की दिहाई में तो ये गर्मा गर्म मौजू था। बाद में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने फिर इस मसले को उठाया था। मैंने भारत के प्रधानमंत्री को उस मीटिंग में कहा था, अगर आप सरक्रीक के संबंध में पाकिस्तान के साथ समझौता करोगे तो मेरा हिंदुस्तान असुरक्षित हो जाएगा। अगर सरक्रीक की जमीन अगर पाकिस्तान के पास चला गया, पाकिस्तान जब चाहे जो चाहे वो हमारे साथ कर सकता है। अब कई बरसों बाद राजनाथ सिंह ने सरक्रीक के इलाके में पाकिस्तान के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसीह की बात की है। वो अपनी जनता को बताना चाहते थे कि उनका मुल्क इस मामले पर नजर रखे हुए है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि भारत सरक्रीक के इलाके में मुसलसल अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को भी अपनी नक्लो हरकत बढ़ानी पड़ रही है। इस वक्त वहां सिचुएशन यह है कि भारत वहां के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी वहां पेट्रोलिंग करती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी भी चौकन्ना है। अच्छी बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान यहां कोई बड़ी झड़प नहीं हुई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के चेहरे पर जो दाग लगा है वो उसे मिटाने के लिए बेचैन हो रहा है। मुल्क के अंदर से मुसलसल मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए ऐसी बयानबाजियां भारत की जरूरत है, लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि भारत सरक्रीक को हथियाने की कोशिशों में माजी की हुकूमतों के मुकाबले में मोदी हुकूमत ज्यादा एग्रेसिव है, जो रीजन में अपनी थानेदारी कायम रखना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। पहले हमारी दुआ तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के साथ साथ सरक्रीक और सारे दूसरे इश्यूज हल हो जाएं, ताकि दोनों मुल्क अपने लोगों की भलाई और खुशहाली पर ज्यादा तवज्जो दे सकें। ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय नेताओं की बनती है कि वो नफरत की पॉलिटिक्स को छोड़कर अमन और शांति की पॉलिटिक्स करें। ये नेता अपने गिरबान में झांकें और आंखें खोलकर देखें कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत कहां खड़ा था और पाकिस्तान कहां था, और आज पाकिस्तान कहां खड़ा है और भारत कहां।